हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लेसिंग कॉमर्स ट्यूटोरियल। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यू ऑन अकाउंटिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज ऑफ 200 एमसीक्यू। आज हम आपके साथ एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि एमसीक्यू ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर बेस रहेगी और हम यहाँ पे पूरे 200 ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे कि जो आपके आने वाले एग्जाम्स में आने की श्योरिटी रहेगी। और हमने आज का जो एमसीक्यू बनाया है वो स्पेशली बेस्ड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं वो हमारी अकाउंटिंग का क्या है, बेस है। तो आज का जितना भी वीडियो रहने वाला है वो सारा हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर बेस होने वाला है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, which of the following standards are not applicable to small scale companies? कौन से ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के केस में एप्लीकेबल नहीं होते हैं? यहाँ पे आप अंडरलाइन, जब भी नोट वाला आता है तो नोट को आप पहले ही अंडरलाइन कर दीजिए कि हमने वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताने हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो नीचे हमें यहाँ देखिए लिस्ट दे रखी है। फर्स्ट दे रखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18। ये 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दे रखी हैं। एक बात का आप ध्यान रखा करिए, जब भी एमसीक्यू करते हैं आप लोग तो क्वेश्चन में से ही बहुत सारे आंसर निकल के आ जाते हैं। लाइक जो अभी हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं इसमें हमें ये 4 जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए हैं आपको ये याद होने चाहिए कि आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ रिलेट करता है, 17 जो है वो सेगमेंट रिकॉर्डिंग के साथ रिलेट करता है, 19 is related with leasing and 18 is related with partly disclosure। क्योंकि आगे आने वाले एमसीक्यूज में या फिर जो आपके एग्जाम में कोई भी जो क्वेश्चन सेट हो सकता है वो कोई पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछ के भी बोल सकते हैं कि इनमें से कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 है। तो बहुत बार ये देखा गया है कि जब हम एमसीक्यू करते हैं तो सिर्फ उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की तरफ आपने ध्यान नहीं देना, आपने क्वेश्चन में से भी बहुत सारे आंसर जो हैं आप निकाल सकते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन करते हैं कि स्मॉल स्केल के ऊपर कौन से ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो जो आंसर आने वाला है इसका आने वाला है आंसर बी, 1, 2 एंड 4। कैश फ्लो स्टेटमेंट एप्लीकेबल नहीं होता है। फिर आपके पास है सेगमेंट रिकॉर्डिंग, ये भी नहीं होता है। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, ये भी आपके पास जो है वो नहीं होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के केस में। सिर्फ लीजिंग एक ऐसा आपके पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो ये गिवन है जो स्मॉल स्केल के ऊपर क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। देखिए एक और क्वेश्चन निकल के आ गया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 लीजिंग जो है वो स्मॉल स्केल कंपनीज के ऊपर क्या है, एप्लीकेबल रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज नॉट एप्लीकेबल टू। यहाँ देखिए हमने फिर दोबारा से इसको नोट को क्या करना है, अंडरलाइन कर लेना है कि कौन सा ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसपे ये एप्लीकेबल नहीं होता है। तो देखिए हमें आंसर दे रखा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री और नन ऑफ द अबव। तो इसमें से जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन है वो बी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे एप्लीकेबल नहीं होता है।
तो टेक्सटाइल हो, लेदर हो, इन दोनों के ऊपर हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो कि सेकंड रहता है वो एप्लीकेबल होता है। तो कंस्ट्रक्शन के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इंक्लूड। आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है वो रिलेट करता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के साथ। तो वो पूछ रहे हैं हिस्टोरिक कॉस्ट ऑफ जो इन्वेंट्री उसमें फाइंड आउट करी जाती है उसमें आप क्या इंक्लूड करते हैं। ए है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू द प्रेजेंट सिचुएशन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर आपके पास आने वाला है वो रहेगा डी। जब आप हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री फाइंड आउट करते हो तो ये तीनों एलिमेंट जो हैं आप उसमें कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री मीन्स। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का क्या मतलब होता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखी है सेल लेस कॉस्ट इनकर्ड फॉर सेल, बी ऑप्शन दे रखी है सेल लेस सेल रिटर्न, सी है सेल लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, डी है आपके पास सेल लेस प्रॉफिट मार्जिन। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो रहेगा ए सेल लेस कॉस्ट इनकर्ड फॉर सेल। अगर कोई भी सेल करने के लिए हमें कॉस्ट इनकर्ड करी है तो हम वो सेल में से माइनस कर देते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। स्टैंडर्ड ऑन वैल्यूएशन ऑन इन्वेंट्री इज डेल्ट बाय। देखिए वही बात आ गई कि कौन सा ऐसा स्टैंडर्ड है जो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के साथ डील करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, 6 एंड 9। तो इसका आंसर जो है वो रहने वाला है ए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। ठीक है, अब मैं जो है इस स्लाइड में आपको ये भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि 4, 6 और 9 किसके साथ रिलेट करते हैं। देखिए फोर्थ जो है वो क्या है आपके पास contingencies and event occurred after बैलेंस शीट डेट, ये वाला रहता है। 6 रहता है आपका डेप्रिसिएशन के साथ रिलेट करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। 9 जो है वो आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन के साथ रिलेट करता है। देखिए हमारी हमेशा कोशिश यही रहती है कि मेरे एक एमसीक्यू में जितने भी क्वेश्चन बनकर आते हैं सिर्फ हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को नहीं एक्सप्लेन करते हैं, हम उसके साथ भी जितने बनकर आते हैं उतने क्वेश्चन को भी मैं कवर करने की ट्राई करती हूँ। तो आप भी इसी तरह ही करा करिए कि अगर आपको लग रहा होता है कि इसमें से और भी क्वेश्चन निकल रहे हैं तो तैयारी करते वक्त उन क्वेश्चन की तरफ भी आप ध्यान दिया करिए। तो अगर आपको हमारा जो ये वीडियो है पसंद आ रहा है कि हम मेहनत इसी बात पे करते हैं कि एक क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन हम और एक्सप्लेन कर सकें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन रिकॉग्निशन। स्टैंडर्ड की यहाँ हमारे पास स्टैंडर्ड ऑन रिकॉग्निशन ऑन रेवेन्यू इज डेल्ट बाय। बिल्कुल अभी हम लास्ट स्लाइड में ही करके आए हैं रिकॉग्निशन ऑन रेवेन्यू पे कौन सा स्टैंडर्ड जो है वो डील करता है 2, 6, 9 और 10। तो आंसर रहने वाला है सी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। नेक्स्ट है historic cost of an inventory is generally calculated using direct costing, absorption costing, either direct or absorption costing, neither direct nor absorption costing। तो जो आपके पास हिस्टोरिक कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है वो हम या तो डायरेक्ट कॉस्टिंग लगाते हैं या फिर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड अप्लाई करते हैं। तो
तो आंसर रहेगा सी, ईदर डायरेक्ट और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, which of the following is not mentioned in accounting standard as a cause of depreciation? कौन सा ऐसा क्या है वो एलिमेंट है जो हमारे पास डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं करता है? ठीक है, अगेन ये नोट वाला है, नोट को आपने अंडरलाइन वहां करना ही करना है। तो फर्स्ट ले रहे हैं फिजिकल वियर एंड टियर, ऑब्सोलेंस, फॉल इन मार्केट प्राइस, लीगल लिमिट ऑन यूज ऑफ एसेट। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आने वाला है सी, फॉल इन मार्केट प्राइस जो है वो डेप्रिसिएशन के अंडर नहीं आता है। तो इट मींस फिजिकल वियर टियर, ऑब्सोलेंस एंड लीगल लिमिट ऑन यूज ऑफ एसेट, ये तीनों किसके अंडर आते हैं? आपके पास डेप्रिसिएशन के अंडर। Which of the following assets do not fall under the purview of Accounting Standard 6 on depreciation? देखिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है वो डेप्रिसिएशन के साथ रिलेट करता है, और कौन सा ऐसी फॉलिंग एसेट है जो इसके प्रीव्यू में नहीं आती है? फर्स्ट है बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, लाइफ स्टॉक और पेटेंट्स। तो इसमें से आपके पास क्या है? जो ये सी है, लाइफ स्टॉक, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंडर नहीं आती है। और एक बात और हम कर लेते हैं, पेटेंट जो है इसकी जो डेप्रिसिएशन इसके लिए वर्ड यूज करते हैं, हम यूज करते हैं अमोर्टाइजेशन। पेटेंट की डेप्रिसिएशन के लिए वर्ड यूज होता है अमोर्टाइजेशन। Which of the following pair is not correctly pair? इनमें से कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली पेयर नहीं है? इज नॉट अंडरलाइन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 लीजिंग के साथ, 21 अर्निंग पर शेयर, 24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, 28 जो है वो क्या दे रखा है? इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो निकल कर आ रहा है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, ये अर्निंग पर शेयर के साथ रिलेट नहीं करता है। यहाँ जो 21 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये जो रिलेट करता है, ये करता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 रिलेट विद कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अर्निंग पर शेयर जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है हमारे पास? 20th है। डन। तो ये वाला पेयर हमारा क्या था? रॉन्ग था। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। Accounting Standard 11, effect of changing in foreign exchange rates, 17 segment reporting, 20 earning per share, 25 interim financial reporting. Which of the following is correctly match? कौन से ऐसे हैं जो क्या करे हुए हैं? करेक्टली मैच करे। अब देखिए अभी हम करके आए हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 20 है वो अर्निंग पर शेयर है, तो बिल्कुल ठीक है। 17 सेगमेंट वाला रहता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। 11 इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये भी राइट है जी। 25 जो रहता है वो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये पेयर भी ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन डिजाइन करा गया जिसमें सारे ही पेयर जो हैं वो करेक्टली मैच है। देखिए आंसर देखते हैं। ए में 1 2 3, 1 3 4, 2 4, और डी ऑप्शन है हमारे पास 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ आंसर रहने वाला है डी। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, आप ये सारे 11 17 20 25 जो है लर्न कर लीजिए कि कौन सा स्टैंडर्ड किसके साथ क्या है रिलेट करता है। Which of the following is not a fundamental accounting assumption according to Accounting Standard 1? Accounting Standard 1 के अकॉर्डिंग कौन सी फंडामेंटल अकाउंटिंग
assumption नहीं है, is not. Going concern, consistency, dual aspect और accrual. इसमें से हमारे पास कौन सी फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 नहीं है? तो यहाँ पे हमारे पास आंसर जो रहने वाला है वो रहेगा सी, ड्यूअल एस्पेक्ट. ये हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अकॉर्डिंग बेसिक क्या है, अकाउंटिंग assumption नहीं है. नेक्स्ट है मेरे पास, which of the following will not form part of cost of inventory as per accounting standard 2? Cost of purchase, cost of conversion, cost of bringing inventory to the present position, interest cost on money borrowed to purchase inventory. तो आपके पास will not, पहले ही ये कौन सा है, नहीं वाला क्वेश्चन है. तो कौन सा पार्ट नहीं होता है, इसका आंसर आपके पास रहने वाला है डी, इंटरेस्ट कोस्ट ऑन मनी बोरोड टू परचेज इन्वेंटरी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following shall form a part of the cost of inventory? कौन सा जो पार्ट है वो आपका कोस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट बनता है? इंटरेस्ट कोस्ट ऑन मनी बोरोड, abnormal loss, storage cost of work in progress और administrative expenses. तो इसका जो आंसर निकल के आने वाला है वो रहेगा सी, storage cost of work in progress. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, which of the following method of inventory valuation is recognition in accounting standard 2? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में कौन सा जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड है वो कंसीडर करा जाता है? लिफो, फीफो, सिंपल एवरेज मेथड, ऑल ऑफ द अबव. अब लिफो, फीफो, इसकी फुल फॉर्म क्या होती थी? लिफो की फुल फॉर्म रहती थी लास्ट इन फर्स्ट आउट, और फीफो की रहती थी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो जो हमारे पास वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री की बात करें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, तो वो बी आंसर रहने वाला है फिफ्थ. तो ये हमारा आज का टॉपिक था. होप करते हैं आपको पसंद आया होगा. हमने इस पीपीटी में 15 क्वेश्चन आपके साथ जो हैं वो डिस्कस करे हैं. तो हमने आपके साथ 200 ऐसे ही एमसीक्यू जो है डिस्कस करने के लिए प्रॉमिस करा है. अपनी जो सीरीज है जो वो चलाई है. इसी तरह हमारे साथ बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए सो दैट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है.